हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं या आप किसी अन्य राज्य से हैं, उस राज्य की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन क्लासेस को अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होने वाली है। दोस्तों, पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे, आप लोग पाएंगे इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा और हर एक प्रश्न का आंसर भी देते हुए चलिएगा। पहला सवाल देखें, स्क्रीन पर लग चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मिश्रण नहीं है? चीनी, साधारण नमक, हीरा और आपका दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिएगा, यानी आपके सामने दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इसमें से बताना है कौन सा मिश्रण नहीं है इसमें से। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आप लोग देंगे। चलिए भाई, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, आप देखेंगे चीनी, साधारण नमक और आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्या है? ये आपका मिश्रण के अंतर्गत आएगा। लेकिन हीरा जो है दोस्तों, ये क्या है? ये आपका मिश्रण नहीं है। ठीक है साथियों, हीरा क्या है? ये आपका एलिमेंट यानी ये आपका एक तत्व के अंतर्गत आएगा। आप जानते हैं ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं भाई तत्व बोलते हैं। ठीक है, तो हीरा जो है आप जानते हैं कार्बन से बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहीं पर दोस्तों बात कर लें अगर हम चीनी का जो रासायनिक फार्मूला होता है आप सभी को पता है, C12H22 और आपका O11। ठीक है, ये आप देखेंगे 3 प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और आपका ऑक्सीजन भी है, इसलिए आप कहेंगे ये क्या है? ये मिश्रण के अंतर्गत आएगा। उसी तरीके से आप साथियों देखेंगे साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। Na का मतलब क्या हो गया? सोडियम हो गया, और Cl का मतलब क्या हो गया? क्लोरीन हो गया। ये भी आप देखिएगा 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो ये भी आप कहेंगे सर ये भी आपका मिश्रण के अंतर्गत आएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें साथियों, आप जानते होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक फार्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, CaSO4 हाफ H2O। ये जो है साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे आप लोग कैल्शियम भी है और आपका सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट है, तो ये भी आप कहोगे ये भी मिश्रण के अंतर्गत आएगा। लेकिन हीरा क्या भाई? सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग 3rd ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट होंगे। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों यहूदी, ईसाई और इस्लाम का पवित्र स्थान कौन सा शहर बन गया है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथियों का उत्तर आना चाहिए। चलिए, 4 ऑप्शंस आपके सामने यहां पर दिए गए हैं, आप सभी दोस्त यहां पर बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं यरूशलम ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, यरूशलम को जो है यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों का जो है संगम स्थल माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल यहां पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है फेडरल स्टेट है, यूनियन टेरिटरी स्टेट है और आपका दिया है यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्यूसी फेडरल स्टेट। बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करें। और ये सवाल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी प्यारे साथी आंसर करेंगे। बताएं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत जो है एक है, आप जानते हैं ये जो है यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो 3 दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा, अनुच्छेद 1 उठाकर देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है इसमें क्या कहा गया है कि भारत जो है एक राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जो लोग 3rd विकल्प पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में कुल कितने राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा, भाई पता होना चाहिए, ये बेसिक जानकारियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें।
कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो 30 वर्ष हो, 21 वर्ष हो, 35 वर्ष, 25 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर राइट आंसर आप लोग देंगे। सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, तो जो लोग जा रहे हैं 25 ईयर ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, भारत में जो है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना आयु होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। इन दोनों में जो है कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना आयु होना चाहिए न्यूनतम, तो 25 ईयर होना चाहिए, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप सभी साथियों को पता है, हमने कई बार बताया भी है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, राज्यसभा को जो है अस्थायी सदन कहते हैं, और ये जो है आपका उच्च सदन कहलाता है राज्यसभा। ठीक है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अगला सवाल देखें, राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है? बताएं। सवाल नंबर 5 का राइट आंसर आप यहां पर कर सकते हैं सभी प्यारे दोस्त। चलिए, प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। बताएं, राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है? 5 नंबर के क्वेश्चन का आप यहां पर आंसर कर सकते हैं। तो जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, वो बिल्कुल यहां पर राइट है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? राजदूत, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 6 का यहां पर सभी प्यारे दोस्त आंसर करें। चलिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आप लोग बताएं, फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं उपराष्ट्रपति पर, ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका जो दिया है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 विकल्प वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 7वां है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। स्टेटमेंट तो बहुत बड़ा बड़ा दिया है, घबराइएगा नहीं, लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखें, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है सही है? पहला कथन ध्यानपूर्वक पढ़ें, केवल राज्यसभा में ही, न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा है, राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान का प्रावधान है। अब ये संविधान ये जो प्रावधान था साथियों 2019 में हटा दिया गया। ठीक है। यानी जो 2 आंग्ल भारतीय जो मनोनीत किए जाते थे, ये प्रावधान आपका 2019 में हटा दिया गया। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, किसी मनोनीत सदस्य को मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधान द्वारा रोक नहीं है। ये साथियों आपका जो थर्ड पॉइंट दिया है, ये आपका बिल्कुल सटीक पॉइंट है। देखिएगा, किसी मनोनीत सदस्य को मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधान द्वारा रोक नहीं है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो दोस्तों, कोई भी मनोनीत सदस्य जो है मंत्री बन सकता है, बशर्ते वह अन्य योग्यताओं को पूरा करता हो। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड पर जो लोग जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ें। अगर आपसे सवाल पूछे साथियों कि राज्यसभा में 12 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? आप जानते हैं साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला सवाल देखें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। हेग किस देश में है? बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जानते हैं साथियों कहां पर है? द हेग में स्थित है। अब यहां पर आपसे सवाल पूछा है कि द हेग जो है कहां पर है, किस देश में है? कनाडा, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग यहां पर फटाफट बताएं। चलिएगा, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं नीदरलैंड ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा का वार्षिक अधिवेशन किस माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है? सितंबर, अक्टूबर, अप्रैल, जुलाई। बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहां पर आप लोग बता सकते हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA, बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहां पर बताएं। तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, सितंबर पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों याद रखें आप लोग, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA का वार्षिक सत्र जो है हर साल सितंबर के तीसरे मंगलवार से जो है शुरू होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो आपका यहां पर दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों महासभा को जो है विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां पर? न्यूयॉर्क में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो है मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो साथियों इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखें। अगला सवाल, भारत के किस शहर को जो है मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें फटाफट यहां पर। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं। भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? जो लोग जा रहे हैं जैसलमेर ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है भाई साथियों, राजस्थान के जैसलमेर जिले को जो है मरुस्थल की राजधानी और स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन सिटी या आप कह सकते हो मरुस्थल की राजधानी किसे बोलते हैं? जैसलमेर को बोलते हैं। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जयपुर को आप सभी को पता होगा, जयपुर को जो है पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और बात करें साथियों जोधपुर, जोधपुर को जो है नीली नगरी कहा जाता है या सूर्य नगरी भी इसे कहा जाता है। ठीक है भाई, अजमेर की दोस्तों बात करें, आप जानते होंगे अजमेर को जो है राजस्थान का हृदय कहा जाता है। इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। इसमें महत्वपूर्ण क्या है? इसमें महत्वपूर्ण यह है कि पिंक सिटी किसे बोलते हैं? जयपुर को जो है पिंक सिटी कहा जाता है। और मरुस्थल की राजधानी किसे बोलते हैं? जैसलमेर को बोलते हैं। ऑप्शन 4 आप यहां पर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला सवाल, काराकोरम राजमार्ग जो है किन दो देशों को जोड़ता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे दोस्त आंसर बताएं। चलिएगा, सही उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त बताएं। चलिए भाई सभी लोग यहां पर आंसर देते हुए चलें फटाफट। तो जो भी साथी जा रहे हैं पाकिस्तान और चीन, पाकिस्तान और चीन ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखें, काराकोरम राजमार्ग जो है विश्व की सबसे ऊंची पक्की अंतर्राष्ट्रीय सड़क है जो पाकिस्तान को चीन से जोड़ती है। ऑप्शन 2 आपका जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह दोस्तों काराकोरम पर्वत श्रेणी से होकर गुजरता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? काराकोरम राजमार्ग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। जो लोग जा रहे हैं पाकिस्तान और चीन, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन जो है दमन और दीव को अलग करता है, बताइए। 12 नंबर के क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप लोग करेंगे। यहां पर सभी प्यारे साथियों का आंसर आना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहां पर आप लोग करेंगे, निम्नलिखित में से कौन दमन और दीव को अलग करता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, खंबात की खाड़ी ऑप्शन 2 जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, गुजरात के तट पर स्थित खंबात की खाड़ी जो है दमन और दीव को भौगोलिक रूप से अलग करती है। तो जो लोग 2nd ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें, ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, भारत के किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप जानते हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बताइए। सभी प्रश्न दोस्तों सिलेक्टेड लिए गए हैं, विश्वास मानिएगा। अगर आप लोग सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं अच्छे तरीके से, आपको जीके जीएस में कोई समस्या नहीं होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं। सेशन को लाइक करते हुए चलिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, 100% यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। साथियों सेशन को लाइक के लिए इसलिए हम बोलते हैं, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहता है और आपके लिए जो है बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। जो लोग जा रहे हैं केरल पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, केरल साथियों अपने मसालों के उत्पादन के लिए मसालों का बागान जो है कहलाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे मसालों का बागान या मसालों का बगीचा कहते हैं या मसालों का शहर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ें। आइए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला संघ शासित प्रदेश कौन सा है, बताएं। 14 नंबर के क्वेश्चन का यहाँ पर आप आंसर कर सकते हैं, फटाफट उत्तर बता सकते हैं। चलिए भाई,
पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला संघ शासित प्रदेश जो है कौन सा है, बताएं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड लक्षद्वीप पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों आप देखेंगे यहाँ पर जो है लक्षद्वीप सबसे पहले पूर्ण साक्षरता की श्रेणी में आने वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की जो साक्षरता दर है वो लगभग आप देखेंगे 91.85% थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड पर जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यों में जो है किसका सबसे अधिक साक्षरता, कौन सा साक्षरता दर वाला राज्य है, तो वो है आपका केरल, आप सभी को पता होगा। ठीक है, आगे बढ़े, आइए देखते हैं यहाँ पर अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाला पहला विदेशी कौन है, बताइए। 15 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त आंसर करेंगे, राइट आंसर बताएंगे। जो लोग जा रहे हैं खान अब्दुल गफ्फार खान पर ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग 1987 में, कब, 1987 में जो है सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान जो है भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी बने। ठीक है, ये भी सवाल पेपर में बनता है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता था, तो भाई खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है साथियों सीमांत गांधी कहा जाता था। तो जो लोग यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ें, आइए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, भारत के राष्ट्रीय समोत के रूप में किस समोत को मान्यता प्रदान की गई है, बताएं। 16 नंबर के क्वेश्चन का फटाफट यहाँ पर आप लोग आंसर करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहां पर बताएं। चलिएगा, तो जो लोग जा रहे हैं शक शमवत पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड पर वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, साथियों शक शमवत की शुरुआत जो है कब हुई थी, किसके द्वारा करी गई थी, ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है। तो शक शमवत की शुरुआत साथियों 78 ईस्वी में करी गई थी, किसके द्वारा, कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा। कुषाण का एक महान शासक था जिसका नाम था कनिष्क, उसी के द्वारा साथियों शक शमवत की शुरुआत 78 ईस्वी में करी गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और साथियों ध्यान रखिएगा भारत सरकार ने जो है 22 मार्च 1957 को, कब, भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया था। ठीक है, तो जो लोग जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है। सवाल क्या पूछा है, भारत में राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है, तो वो है आपका शक संवत, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखें, यहां पर क्या करना है दोस्तों, आपको मिलान करना है। एक तरफ संस्थान दिया गया है और एक तरफ आपका मुख्यालय दिया गया है। ठीक है, मुख्यालय देखिएगा ये है आपका हैदराबाद है, इधर आपका मुंबई है और इधर आपका दिल्ली है और इधर ये आपके संस्थान है। तो इसमें आपको सही मिलान करना है। ठीक है, तो बताइएगा इसमें से जो है आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। चलिएगा दोस्तों, आप देखेंगे जो नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है, ये आप याद रखिएगा। और उसके बाद भारतीय महिला बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये साथियों आपका दिल्ली में स्थित है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपका हैदराबाद में। एक बार रिवीजन करवा लेते हैं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है, हैदराबाद में है। नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। भारतीय महिला बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में है। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपका ये सभी जो आपका दिया है ऑप्शन नंबर 4 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ये सभी विकल्प जो यहाँ पर दिए गए हैं, जो मिलान किया गया है, बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 8, किसको गजलों का जनक कहा जाता है, बताइए। मिर्जा गालिब, अमीर खुसरो, कबीर, बीरबल। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं। राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर आप दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, अमीर खुसरो पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों, अमीर खुसरो को जो है गजल, कव्वाली और सितार का जो है जनक कहा जाता है। गजल, कव्वाली और सितार का जनक किसे कहते हैं, अमीर खुसरो को कहा जाता है। और इन्हें जो है तोता ए हिंद भी कहा जाता है। क्या, ये सवाल पूछा जा चुका है, तोता ए हिंद जो है
किसे कहा जाता है? तो साथियों अमीर खुसरो को जो है तोता ए हिंद भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो दिया है ये बिल्कुल राइट, बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल, बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करें यहाँ पर। चलिए भाई, पूरी पेशेंस के साथ अंत तक आप लोग बने रहिएगा, तभी आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। बिहू जो है किस राज्य का मुख्य पर्व है, बताएं। जो लोग जा रहे हैं असम पर, ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, असम का एक बहुत ही फेमस शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है सत्रिया। क्या? सत्रिया, ये भी याद रखिएगा। असम का जो है बहुत ही फेमस है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। अगला सवाल देखें, 3 बीघा जमीन किससे संबंधित है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर आप लोग करें यहाँ पर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्त आंसर यहाँ पर करेंगे। चलिएगा, 3 बीघा जमीन जो है किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं। चलिए भाई, जो भी लोग जा रहे हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 4 पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों 3 बीघा कॉरिडोर जो है भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद से संबंधित था, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 बीघा जमीन ये किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2015 में जो है 100वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इस विवाद को सुलझाते हुए बस्तियों का आदान प्रदान किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, अगर आपसे पूछे कि 3 बीघा जमीन जो है किससे संबंधित है, तो हमने अभी आपको बताया 3 बीघा कॉरिडोर ये जो है भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद से संबंधित था। ठीक है, 2015 में 100वें संविधान संशोधन द्वारा इस विवाद को सुलझाते हुए बस्तियों का आदान प्रदान किया गया। ठीक है, और ये कहां पर है दोस्तों? ये आपका पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन 4 करेक्ट है। गोल्डन गर्ल किस महिला की आत्मकथा है, बताइए। 21 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिए, जो लोग पीटी उषा पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों भारत की महान धाविका पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है? गोल्डन गर्ल। ऑप्शन 4 जो दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी, बताएं। 22 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिए, सवाल नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 पर जो भी साथी जा रहे हैं जिल्ल ए इलाही, वो बिल्कुल राइट है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने जो है साथियों कौन सी उपाधि धारण की थी? जिल्ल ए इलाही नामक उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में जो है पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत कौन जो है सैनिक विभाग का प्रमुख घटक है, बताएं। चलिएगा, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत कौन सैनिक विभाग का प्रमुख घटक है? दीवान, मीर बख्शी, मीर समन और आपका दिया है बख्शी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोग 23 का आंसर यहाँ पर आप लोग बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। जो लोग जा रहे हैं मीर बख्शी पर, ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों मुगल काल में जो है मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, जो सैनिकों की भर्ती और रसद की देखरेख करता था। क्या भाई? मुगल काल में दोस्तों मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, जो सैनिकों की भर्ती और रसद की देखरेख करता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं मीर बख्शी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल, हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बताएं। 24 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहां पर बताएं। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आवर्त सारणी में जो है फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक और सक्रिय धातु है। ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था, बताइए। यहां पर दोस्तों आप देखेंगे जो कैप्टन स्लीमैन दिया है ऑप्शन 2 ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासन काल में जो है कैप्टन स्लीमैन ने 1830 के दशक में ठगों का जो है दमन किया था। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो
जाएगा। ठीक है, और साथियों आप जानते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है 1829 में सती प्रथा का जो है अंत किया गया था। ये भी पॉइंट याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप जानते हैं दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ये सवाल याद रखिएगा आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो है पहला गवर्नर जनरल कौन था, उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये सवाल पूछे गए हैं। अगला सवाल, सहयोगी गांधी किस वर्ष से असहयोगी गांधी बन गए, बताइए। 26 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर कर सकते हैं। चलिए 1920 पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 1 अगस्त 1920 को आप जानते हैं कब, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू होने के साथ ही गांधी जी ने जो है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष का मार्ग चुना। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं 3rd ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो किसमें उपस्थित होता है, रक्त, त्वचा, अंडा, ऊन, बताएं। 27 नंबर के क्वेश्चन का फटाफट आंसर छापें और भाई लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, बताएं। सही आंसर क्या होगा आपका, ऊन होगा। ऑप्शन नंबर 4 पर जो लोग जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 आपका दोस्तों यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, आइए देखते हैं यहां पर अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है, बताएं। हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस, गैसोलीन। क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर बताएं। किस एक का जो है अधिकतम ईंधन मान होता है, हाइड्रोजन है, चारकोल है, प्राकृतिक गैस है, गैसोलीन है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताएं। चलिएगा सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं। तो यहां पर राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, आप देखेंगे जो है हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान जो है सबसे अधिक होता है और इसे जो है भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। क्या भाई, इसे जो है भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और आप सभी को पता होगा सूर्य और तारों की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन ही होता है। ठीक है, इसलिए साथियों आप कह सकते हो, आपसे पूछा है किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है, वो है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, इसे दोस्तों भविष्य का ईंधन कहते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 दिया है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए भाई, कौन सा जो है सही सुमेलित है, टीक जम्मू कश्मीर, देवदार मध्य प्रदेश, चंदन केरल, सुंदरी और आपका दिया पश्चिम बंगाल। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों सुंदरी के वृक्ष जो है, क्या भाई, सुंदरी के वृक्ष जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा यानी सुंदरवन डेल्टा जिसे कहा जाता है, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। क्या, सुंदरी के जो वृक्ष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप जानते हैं दोस्तों सुंदरवन जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, आप सभी को पता होना चाहिए। अगला सवाल, किसकी खेती जो है प्रतिरोपण विधि से की जाती है, बताइए। ज्वार, सोयाबीन, प्याज, मक्का। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएं। आप सभी दोस्तों को पता होगा प्याज क्या है दोस्तों, ये आपका प्रतिरोपण विधि से की जाती है। आप सभी को पता होगा प्याज की खेती पहले जो है नर्सरी में बीज बोकर तैयार किया जाता है, फिर पौधों का मुख्य खेत में जो है रोपण किया जाता है, यानी ट्रांसप्लांटेशन जो है किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका 3rd जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोग 3rd ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। उसी प्रकार से साथियों आप देखेंगे जो धान की खेती होती है ये भी आपका प्रतिरोपण विधि के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखें, अंडमान और निकोबार द्वीपों की जो है आदिवासी जनसंख्या किस जाति की है, बताएं। 31 का आंसर आप करें। सही आंसर क्या होता है बताएं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर यहां पर 4 पर, निग्रेसम, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। निम्नलिखित नृत्यों में से जो है किस एक में एकल नृत्य होता है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, उड़ीसी। 32 का उत्तर बताएं। लास्ट में भाई स्कोर आप लोग ईमानदारी के साथ आप लोग जरूर बताइएगा।
चलिए, मोहिनीअट्टम दोस्तों आप जानते हैं ये कहाँ का नृत्य है, ये आपका है दोस्तों केरल का। कहाँ का भाई? केरल का है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट है। निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? वो है आपका मोहिनीअट्टम। ठीक है, मोहिनीअट्टम साथियों केरल का शास्त्रीय नृत्य है जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा एकल प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है? बताएं, सभी को पता होगा भाई, फटाफट आंसर छाप दो यहाँ पर। जो लोग चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, हेल्प आपको मिलती रहेगी। जो भी साथी जा रहे हैं सूर्य ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की सबसे निकट जो स्थित तारा है उसे क्या बोलते हैं? सूर्य। ठीक है, सूर्य जो है साथियों पृथ्वी की सबसे निकटतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद का प्रमुख घटक कौन सा होता है? बताइए, शहद का प्रमुख घटक कौन सा होता है? 34 का उत्तर बताएं यहाँ पर, फटाफट आंसर करें। जो लोग जा रहे हैं फ्रक्टोज ऑप्शन नंबर यहाँ पर, फ्रक्टोज ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। शहद का साथियों मुख्य मीठा घटक जो है फ्रक्टोज होता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 जो दिया है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, दूध में जो है कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। क्या? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल राइट है। साथियों, फ्रक्टोज जो है प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा होती है और किसमें पाई जाती है? शहद में। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? 35 का उत्तर बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा? 35 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर बताएं आप लोग। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? जो लोग जा रहे हैं थर्ड ऑप्शन पर हृदय धमनियां, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक राजादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालसी, रुमंदेई, मास्की और आपका दिया कलिंग। बताएं, सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर साथियों आपके सामने अशोक के जो है कुछ जो है अभिलेख दिए गए हैं, आपको यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से किस एक राजादेश में, किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख देखने को मिलता है? तो वो है साथियों आपका मास्की। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अशोक के जो है मास्की और गुर्जरा अभिलेखों में उसका वास्तविक नाम अशोक देखने को मिलता है। ठीक है, अशोक जो है साथियों कहाँ पर देखने को मिलता है? ये आपका अशोक के जो है मास्की और गुर्जरा अभिलेखों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? बताइए, 37 का उत्तर आप कर सकते हैं यहाँ पर। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पद्म पाणि। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक, कांसारपण, दिनार, पड़। बताएं, 38 का आंसर आप कर सकते हैं यहाँ पर। चलिएगा, गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त बताएं यहाँ पर, फटाफट आंसर छापते हुए चलें। जो लोग जा रहे हैं रूपक पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को जो है रूपक कहा जाता था। ए विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और गुप्त काल में साथियों सोने के सिक्कों को जो है दिनार कहा जाता था। क्या भाई? दिनार कहा जाता है। चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? रूपक, सोने के सिक्के को दिनार। नेक्स्ट, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या होता है? बताएं, 39 का आंसर आप कर सकते हैं यहाँ पर। चलिएगा, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर अपकेंद्रण पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप दोस्तों जानते होंगे वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों, दूध से मक्खन निकालने की मशीन भी इसी सिद्धांत पर जो है कार्य करती है। किस सिद्धांत पर? अपकेंद्रण पर। ठीक है, ध्यान रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला सवाल, भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? बताइए, 40 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप यहां पर कर सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त बताएं, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर ऑक्सीजन पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? बताइए,
सभी लोग उत्तर करिएगा। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण जो है कौन करता है? वो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आरबीआई जो है देश का केंद्रीय बैंक है, आप जानते हैं, जो रेपो रेट और अन्य मौद्रिक नीतियों द्वारा साख नियंत्रण करता है। और आरबीआई की स्थापना हमने कई बार आपको बताया है, 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना हुई है, ठीक है। और इसका जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था आरबीआई का? तो 1 जनवरी 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसे दोस्तों बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, लघु और कुटीर उद्योग किस लिए महत्वपूर्ण है? बताइए। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर करें। लघु और कुटीर उद्योग किस लिए महत्वपूर्ण है? यह अधिक संख्या में रोजगार प्रदान करते हैं, ये पारंपरिक हैं, इनका प्रबंध करना आसान है, इनको सरकारी सहायता मिलती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह अधिक संख्या में रोजगार प्रदान करते हैं, इसीलिए जो है लघु और कुटीर उद्योग जो है महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि यह जो है अधिक संख्या में रोजगार प्रदान करते हैं। ए विकल्प राइट है। सागौन जो है किन वनों में पाया जाता है? भूमध्य रेखी, मानसूनी, शुष्क, ज्वारी। बताएं। 43 का उत्तर कर दीजिएगा आप लोग। सवाल नंबर 43 का राइट आंसर क्या है? जो लोग जा रहे हैं सागौन, यहां पर सागौन पूछा ही गया आपसे, राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या भाई? मानसूनी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। साथियों, सागौन जो है ये आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वनों का मुख्य वृक्ष माना जाता है। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत में हीरे की खानें किस राज्य में स्थित है? बताएं। हीरे की खानें जो है कहां पर स्थित है, किस राज्य में? बताएं। आप देखेंगे दोस्तों, भारत में जो है हीरे का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में होता है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जो है पन्ना जिले में। कहां पर? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया है ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? बताएं। 45 का उत्तर आप कर सकते हैं यहाँ पर। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? यानी NCERT। अब आप समझ गए होंगे NCERT। बताइए, इसकी स्थापना जो है 1 सितंबर 1961 को। कब? 1 सितंबर 1961 को। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, NCERT की स्थापना 1 सितंबर 1961 को स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की? बताइए। सवाल नंबर 46 का उत्तर बताएं। भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ करी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। मैकाले, डलहौजी, माउंटबेटन, कर्जन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड मैकाले। 2 ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर करेंगे। भाई लास्ट में स्कोर जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक है। आप सभी से निवेदन है और पूरी ईमानदारी के साथ बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल राइट किया है। 50 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो जो लोग जा रहे हैं लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट है। गौतम बुद्ध का जन्म साथियों 563 ईसा पूर्व में जो है नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इनके द्वारा साथियों पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया था? पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया गया था, जिसे जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी दोस्तों? बोध गया में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी दोस्तों? कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। और इस घटना को क्या बोलते हैं भाई? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला सवाल देखिए। प्रगट सिंह किससे संबंधित थे? कुश्ती, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल। प्रगट सिंह जो है किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताएं। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, हॉकी पर, वो बिल्कुल राइट है। प्रगट सिंह साथियों भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और शानदार डिफेंडर रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? इंपॉर्टेंट है, बताएं। किस वेद की रचना जो है गद्य और पद्य दोनों में करी गई है? चलिएगा, यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। आप देखेंगे जो यजुर्वेद है साथियों, ये क्या है? गद्य और पद्य में इसकी रचना दोनों में करी गई है। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। और ऋग्वेद जो है साथियों सबसे प्राचीनतम वेद है। सामवेद जो है इसे संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। इन सारे पॉइंट्स को याद रखें। और ये आपके सामने सवाल नंबर लास्ट है
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 50 का उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 50 है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जो लोग जा रहे हैं अनुच्छेद 51 पर, ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल राइट है। दोस्तों, यहाँ पर हमने पूरे 50 सवालों को कवर कर लिया। अब आप बताएं कि आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को बिल्कुल सही किया, ईमानदारी के साथ बताइएगा। दोस्तों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किया गया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मैं ये चीज़ें आपको बार बार कहता हूँ, ठीक है। पिछले साल का पेपर आप देखेंगे तो पाएंगे ऐसे ही सवाल पेपर में बन चुके हैं, विश्वास मानिएगा आप लोग, ठीक है। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं, आप जुड़ सकते हैं, हेल्प यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। और अगर आप टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। सेशन को अगर आप लाइक नहीं किए हैं, सेशन को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है, चीज़ें आपके लिए बेहतर लाने का प्रयास करते रहते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत बेहतरीन लगी होगी। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर ये जो है बिहार के लिए है कि यूपी के लिए? भाई देखिए, यूपी के लिए भी है, बिहार के लिए भी है, अगर आप अन्य राज्य से और वहाँ पर भी जी कीजिए सारा, उसके लिए भी, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से कवर करें, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। सुबह 11:30 बजे क्लास होती है, दोपहर को 3 बजे होती है, रात को 8:30 बजे। इन क्लासेस को बिल्कुल नहीं छोड़ना आपको। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।